हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेपो रेट इंक्रीज की, क्योंकि आज आरबीआई ने एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग करके रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है, जिसकी वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है काफी बुरी तरह से गिरी हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई रेपो रेट होता क्या है और इसके बढ़ने से स्टॉक मार्केट गिरती क्यों है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे कौन कौन से सेक्टर इंपैक्ट होंगे, क्या ये सभी सेक्टर को इंपैक्ट करेगा या कोई स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स ही इससे इंपैक्ट होंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि भाई ये जो एकोमोडेटिव स्टांस रखा गया है इसका क्या मतलब है, और आरबीआई ने रेट बढ़ाने के बाद भी इस स्टांस को चेंज क्यों नहीं किया है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार हुआ क्या है, तो आरबीआई और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने साथ में मिलकर एक सरप्राइज मूव में, यानी कि एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग के जरिए जो भारत में रेपो रेट है उसको 0.4% से बढ़ा दिया है। इनकी जो स्केड्यूल्ड मीटिंग थी वो जून में थी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इनको एक अनप्लान्ड मीटिंग करनी पड़ी, जिसके बाद ये मूव लिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, तो ये वो कमेटी होती है जो कि भारत में जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनकी जो मीटिंग है नॉर्मली कम से कम 4 बार ये साल में मिलते हैं, हर क्वार्टर में एक बार। और उसके बाद जो भी इनका डिसीजन होता है इंटरेस्ट रेट को लेकर के, उसको पब्लिश करते हैं। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, जिसमें कि आरबीआई के गवर्नर भी एक पार्टी होते हैं, और 3 इसमें एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। तो इन्होंने, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने जो रेपो रेट है, रेपो रेट का मतलब कि जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है अगर उनको कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, इसको 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है, यानी कि 4% से बढ़ा करके 4.4% कर दिया गया है। और ये 4 साल में पहली बार है जबकि रेट को बढ़ाया गया है। जो लास्ट अगर रेट हाइक की बात करें तो अगस्त 2018 में रेट्स को बढ़ाया गया था, जबकि जो आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। उसके बाद फरवरी 2019 से लेकर के मई 2020 के बीच में भारत में 2.5% से रेट को गिराया गया था, जो कि हिस्टोरिक था। और इसमें से जो मेजोरिटी जो गिरावट आई थी 1.15% की, वो कोविड 19 के बाद आई थी, जब देश में लॉकडाउन लगा था, डिमांड में कमी आ रही थी, तो आरबीआई ने फर्दर रेट को गिराया था ताकि डिमांड को बढ़ाया जा सके। तो आपको याद होगा कि 22 मई 2020 को भी जो आरबीआई है उन्होंने एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग की थी, और उसमें जो रेट्स है उसको हिस्टोरिक लो पे लेके गए थे, 4% पे, ताकि जो भी लॉकडाउन की वजह से डिमांड इंपैक्ट हो रही थी उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके। लेकिन अब जो 4 में, यानी कि आज जो रेट हाइक किया गया है, उससे जो भी इन्होंने 1.15% का रिलीफ दिया था एटलीस्ट अपनी तरफ से, जो कोविड की वजह से डिमांड इंपैक्ट हुई थी उसमें एकोमोडेशन करने के लिए, उसमें से 1/3 इन्होंने वापस ले लिया है। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा, आरबीआई जो ने पिछले महीने बताया था कि ये रिवर्स रेपो रेट की जगह स्टैंडर्ड जो डिपॉजिट फैसिलिटी है उस पे अब मूव करेंगे, जो कि 25 बेसिस पॉइंट नीचे होगी रेपो रेट से। तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी है वो अब 4.15% पे आ गई है। ये इन ए वे एक रिवर्स रेपो रेट ही होती है, यानी कि जिस रेट पे जो बैंकों की एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो आरबीआई के पास पार्क करते हैं और उनको इस रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन रिवर्स रेपो के केस में कोलेट्रल जो सिक्योरिटीज वगैरह होती है वो आरबीआई को जमा करानी पड़ती हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है उसमें कोलेट्रल नहीं जमा कराना होता, बट अदरवाइज ये रिवर्स रेपो रेट ही होती है। तो अब रिवाइज जो रेपो रेट है वो 4.4% हो गई है, और लाइकवाइज जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% से बढ़ के 3.75% हो गई है। हालांकि आरबीआई ने एकोमोडेटिव जो पॉलिसी है, स्टांस है, उसको मेंटेन किया है, जिसको कि हम आने वाले पेजेस में डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है। और इसके अलावा जो एक्सेस लिक्विडिटी को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कैश रिजर्व रेशो है उसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, यानी कि 4.5% कर दिया है। कैश रिजर्व रेशो का मतलब कि जो भी बैंकों की नेट डिमांड नेट टाइम लाइबिलिटी होती है, यानी कि जो भी उनको डिमांड और टाइम लाइबिलिटी, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, डिपॉजिट्स हो, उनको जो भी उनके होते हैं उसके ऊपर जो उनको रिजर्व रखना होता है वो पहले 4% था, इसको बढ़ा करके 4.5% कर दिया है। और इससे आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि 87,000 करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी है
वो विड्रॉ हो जाएगी, यानी कि क्योंकि अब बैंकों को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, उतना वो लोन दे नहीं पाएंगे। तो इससे भी लिक्विडिटी को थोड़ा सा कम किया जाएगा, और लिक्विडिटी कम होगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना चाहिए। और इस अनाउंसमेंट से स्टॉक मार्केट ने काफी बुरा रिएक्ट किया है, क्योंकि इससे पहले ही डर था कि जून में ये रेट बढ़ेंगे, तो वो नर्वस स्टॉक मार्केट ऑलरेडी थी, लेकिन सडनली बिना किसी न्यूज के ये रेट बढ़ाए गए हैं। तो इसकी वजह से जो आज हमारा निफ्टी 50 है वो 16,700 से भी नीचे बंद हुआ है, यानी कि 391 पॉइंट नीचे गिरा है। और अब सबकी निगाहें हैं यूएस की जो मीटिंग है उसके ऊपर, क्योंकि वहां पर भी आज उम्मीद है कि जो रेट्स हैं उसको 0.5% से बढ़ाया जाएगा। तो 0.5% तक तो बेक्ड इन है, लेकिन अगर उसमें कुछ ज्यादा बढ़ाया जाता है या कोई कमेंट्री ऐसी आती है जिससे कि लगता है आने वाले टाइम में और रेट बढ़ सकते हैं, तो फर्दर स्टॉक मार्केट गिर सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस रेट्स को बढ़ाया क्यों गया है, तो रेट्स बढ़ाए जाने की वजह है इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन जो इंडिया में है वो 7% के आसपास पहुंच चुका है। मार्च में 6.95% था, और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल में ये फर्दर बढ़ेगा। और साफ साफ जो स्टेप लिया गया है इमरजेंसी में आरबीआई के द्वारा, इससे लग रहा है कि अप्रैल का जो इन्फ्लेशन नंबर है बहुत ही खराब आने वाला है। और इसी की वजह से एक इमरजेंसी मीट करके सरकार को रेट बढ़ाना पड़ा है। तो एक तो इन्फ्लेशन है, दूसरा जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो डेफिनेटली अपने जो रेट है आज बढ़ाने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि आराम से 0.5% की इसमें वृद्धि की जाएगी। और इसमें ये डर था कि कहीं इंडिया पीछे ना रह जाए इसमें रेट बढ़ाने के, क्योंकि अगर जो यूएस के इंटरेस्ट रेट है और इंडिया के इंटरेस्ट रेट में गैप ज्यादा बढ़ेगा तो इन्वेस्टर इसको नेगेटिव ले सकते हैं कि भाई जो इमर्जिंग मार्केट है वो इन्फ्लेशन को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं है। और उससे क्या होगा कि जो आउटफ्लो है देश से, ऑलरेडी एफआईआई बहुत पैसा निकाल रहे हैं, वो फर्दर बढ़ सकता है। तो शायद आरबीआई ने इस वजहों से इमरजेंसी में डिसीजन लेते हुए जो फेड की मीटिंग है अमेरिका में उससे पहले ये रेट बढ़ा लिए हैं। और इसके अलावा जो स्टांस है, स्टांस मतलब होता है कि आगे उनका क्या रुख रहने वाला है, वो अकोमोडेटिव रहा है। और ये एक बहुत ही अजीब बात है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसका क्या मतलब होता है अकोमोडेटिव स्टांस का। बट ये एक तरह से ऐसा है कि भाई आपकी सैलरी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि आप अंडर पेड हैं। तो ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है वो ये तो मान के चल रहे थे कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हालांकि उम्मीद की जा रही थी वो जून में जो स्केड्यूल्ड मीटिंग है उसमें बढ़ेंगे, लेकिन ये जल्दी बढ़े हैं। लेकिन सब लोग ये हैरान हो रहे हैं कि भाई अगर रेट बढ़े हैं तो सब ये सोच रहे थे कि न्यूट्रल स्टांस रखा जाएगा आरबीआई के द्वारा, लेकिन उन्होंने एकोमोडेटिव स्टांस रखा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एकोमोडेटिव स्टांस होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई हमारे केस में, वो आने वाले टाइम में रेट को कम कर सकता है और लिक्विडिटी को बढ़ा सकता है फाइनेंशियल सिस्टम में जब भी इसकी जरूरत होगी। जबकि अगर वो न्यूट्रल स्टांस रखते हैं तो इसका मतलब है कि आरबीआई जो मनी सप्लाई है सिस्टम में उसको कंट्रोल करने के लिए रेट्स को ऑल्टर कर सकता है किसी भी दिशा में, यानी कि बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा ये माना जाता है कि जो स्टांस होता है, जो आरबीआई ये बोलता है कि हमारा जो स्टांस है एकोमोडेटिव है, न्यूट्रल है या टाइटनिंग स्टांस है, तो ये बताता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट का क्या हो सकता है। तो एकोमोडेटिव स्टांस जब भी लिया जाता है तो ये माना जाता है कि भाई रेट्स है आने वाले टाइम में नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ डेफिनेटली नहीं जाएंगे। और न्यूट्रल स्टांस में ये माना जाता है कि या तो रेट अनचेंज रहेंगे या ऊपर जाएंगे। और टाइटनिंग स्टांस जब लेता है कोई भी सेंट्रल बैंक, तो ये माना जाता है कि रेट अब ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे रेट तो बढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने एकोमोडेटिव स्टांस से ये पिक्चर दिखाई है कि भाई आने वाले टाइम में रेट कम होंगे, जो कि केस लगता नहीं है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने का एक ही रीजन हो सकता है कि जो आरबीआई है वो रादर देन कि आगे वो क्या करेगा, वो इकोनॉमी की कैसी सिचुएशन चल रही है उसको दिखाना चाहता है, क्योंकि इकोनॉमी में अभी भी डिमांड साइड में बहुत ही कमी है। जो भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड से है, क्योंकि यूक्रेन रशिया की वजह से और जो कोविड-19 की वजह से सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन डिमांड अभी भी कम है और ये फर्दर कम हो गई तो रिसेशन भी आ सकता है। तो इकोनॉमी को देखते हुए उन्होंने एकोमोडेटिव स्टांस रखा है, क्योंकि ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा जो 4.4% किया गया है रेपो रेट, ये 2023 के मिडिल में जाकर के लगभग 5.5% पे सेटल होगा। यानी कि डेफिनेटली जो 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया है रेट में, ये अभी बिगिनिंग है, ऐसा नहीं है कि बस हो गया। क्योंकि जून में भी ऐसा माना जा रहा है, जब अगले महीने इनकी शेड्यूल्ड मीटिंग होगी उसमें भी 35 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.35% फर्दर बढ़ाया जा सकता है, जो कि शेयर मार्केट के लिए और भी खराब हो सकता है।
और अब अगर बात की जाए कि भाई रेपो रेट बढ़ने से जो स्टॉक मार्केट है वो नॉर्मली गिरता क्यों है, या एटलीस्ट आज की डेट में गिरा क्यों है, और क्या ये सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा या कुछ ही सेक्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में इस रेपो रेट इंक्रीज होने से इम्पैक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो जो स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि जब भी रेपो रेट में इंक्रीज होता है तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी स्पेंडिंग को, जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि लोन लेकर के उन्हें स्पेंड करना होता है, उन जो एक्सपेंशन के स्पेंड होता है उसको कम करते हैं और सेविंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ कम हो जाती है, और जो ग्रोथ कम होगी यानी कि कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट है कंपनी के वो इम्पैक्ट होंगे। और इसकी वजह से, क्योंकि स्टॉक प्राइस हमेशा फ्यूचर को देख के ही फिक्स होते हैं, तो उसमें कमी देखी जाती है। तो ज्यादातर कंपनी अगर कैपिटल एक्सपेंसेस करना बंद कर देंगे, एक्सपेंशन करना बंद कर देंगे, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। तो नट शेल में अगर हम बात करें तो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो कंपनी का जो फोकस होता है वो सेविंग्स पे ज्यादा होता है, और जो कैपिटल फ्लो होता है, कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जो लोन लेके ज्यादातर किए जाते हैं, उसमें कमी देखी जाती है और उससे स्टॉक मार्केट गिरती है। तो अब अगर बात की जाए कि क्या ये सभी सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा, तो ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि ये सभी सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि जो कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर होते हैं, जैसे कि कैपिटल गेट गुड्स के हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हो गए, ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं रेट्स को लेके। इनको बोला जाता है रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आप देखेंगे कि हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारा लोन लिया होता है, तो अगर रेट्स बढ़ेंगे, उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो ज्यादातर जो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक होते हैं वो इससे इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन जैसे आईटी है या एफएमसीजी है, जहां पे ज्यादातर डेट पे नहीं होते, कैश रिच बिजनेस है, वहां पे इसका कम इम्पैक्ट देखा जाता है। तो ये इन ए वे, अगर आप रेपो रेट के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने जो स्टॉक के जो पोर्टफोलियो है वो आईटी एफएमसीजी की तरफ ज्यादा मूव कर सकते हैं, और कैपिटल गुड्स की तरफ से कम कर सकते हैं अगर हाई लेवल पे हमें कोई डिसीजन लेना हो। और इसका साफ साफ इम्पैक्ट आज आप अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसमें साफ साफ दिखता है। हालांकि सभी सेक्टर लाल में बंद हुए हैं, यानी कि सबने ही इसको नेगेटिव लिया है, लेकिन आप देखेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं और कौन से सेक्टर सबसे कम हुए हैं वो नीचे है। तो आप देखेंगे आईटी और एफएमसीजी, ये सेक्टर हालांकि गिरे जरूर हैं, लेकिन इसमें सबसे कम गिरावट देखी गई है। तो यही है क्योंकि ये कैश रिच होते हैं, तो इसमें अल्टीमेटली हो सकता है कि आने वाले टाइम में रेपो रेट का इतना प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा एनर्जी एनर्जी तो दूसरी वजहों से है, क्योंकि पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इन सेक्टर पे सबसे कम दबाव पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्टेड कौन से सेक्टर हुए हैं? रियल्टी, जहां पे बहुत ज्यादा लोन लेकर के घर बनाए जाते हैं, मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर है, फार्मा, इसके अलावा ऑटो, जहां पे काफी ज्यादा हैवी डेट होते हैं। तो ये सेक्टर में हमने देखा कि सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। इसके अलावा बैंक, डेफिनेटली ये इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि अगर इनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी तो इनके बिजनेस में इम्पैक्ट होता है, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे भी दबाव देखा गया है। तो इसका साफ साफ इम्पैक्ट आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं कि रेपो रेट ने किस सेक्टर को कितना इम्पैक्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।